हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी बोलते हैं। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है हम लोगों का, और ये इंडियन इकोनॉमी जो हम लोगों का है उनमें से बहुत ही एक अहम हिस्सा है ये, और चैप्टर भी। तो देखेंगे हम लोग आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितना भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को जल्द से जल्द जानकारी मिल जाए और आप नया कुछ सीख पाएं। देखेंगे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कब ये कॉन्सेप्ट आया था और कब बना था। देखिए 1947 से पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब से ही ये एग्जिस्ट करता है हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है रिजर्व बैंक इंडिया का, इसका स्ट्रेटेजी जो है वो फॉर्मुलेटेड हुआ था एक बुक में, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था। और इनका एक बुक था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। ये बुक में जो है ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड हुआ था। और ये जो सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो एस्टैब्लिश हुआ था, एक सजेशन दिया था, एक कमीशन उस टाइम में बैठा था जिसको कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बोला जाता है, जो कि 1926 में आया था। और इसको हम लोग हिल्टन यंग कमीशन से भी जानते हैं। तो इसको जो सजेशन या फिर रिकमेंडेशन बोल लीजिए, इसी के हिसाब से जो है बना था हम लोगों का सेंट्रल बैंक। उस समय उसको रिजर्व बैंक नहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। तो याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन। उसके बाद देख लेते हैं कि कब बना था ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। किसके प्रोविजन के हिसाब से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था जो 1934 में, उसी के बेसिस पे बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में। तो इंडिया का जो बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में, उसी के हिसाब से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और इसका पहले जब ये बना था 1935 में, उस समय इसका जो है हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, और परमानेंटली ये मूव हुआ था। और अभी भी जो है इंडिया आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। और 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था हम लोगों का आरबीआई। उससे पहले क्या था, जब मतलब 1935 में जब बना उस समय ये प्राइवेटली ओन हुआ करता था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओरिजिनली प्राइवेटली ओन, लेकिन नेशनलाइजेशन जब हुआ 1949 में, उसके बाद फुल्ली ये इंडियन गवर्नमेंट, हम लोग का गवर्नमेंट जो इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ही ओन किया जाता है। सारा शेयर मैनेजमेंट और अथॉरिटी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। देखेंगे इसका प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है किसी चीज का, मतलब इसका बेसिक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो मेंशन जिसमें किया जाता है, मतलब किस चीज को दर्शाता है, मतलब ओपनिंग चैप्टर आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब आरबीआई का जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रियम्बल में मेंशन है। ये एक्सप्लेन करता है कि आरबीआई जो है मस्ट रेगुलेट द इशूइंग ऑफ द बैंक नोट, मतलब आरबीआई का प्रायर जो है मस्ट, इसका रेगुलेटरी फंक्शन जो होता है बैंक नोट के बारे में। बैंक का नोट जो है हम लोगों का करेंसी सिस्टम, मतलब जो है उसको कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में डिसीजन लेना मतलब रिजर्व बैंक का काम है। उसके बाद सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी इंडिया में होना चाहिए आरबीआई का, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और रेस्पॉन्सिबल होता है जैसे कि करेंसी और क्रेडिट सिस्टम इंडिया का जो है उसको ऑपरेट करना। उसके बाद मॉडर्न जो है मॉनेटरी फ्रेमवर्क बनाना टू मीट द चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, हम लोगों का इकोनॉमी का जो है डेवलप कैसे होगा उसके बारे में फ्रेमवर्क बनाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये सब भी आरबीआई का काम है। उसके बाद आरबीआई मस्ट बी मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन जो हम लोगों का होता है उसको स्टेबलाइज करना या स्टेबली रखना। और उसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है इंडिया का, हम लोगों का देश का जो होना है, वो आरबीआई ऐसा प्लान बनाए, मतलब ये जितना भी फंक्शन उसका है इस तरह निभाए कि ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ हो। उसके बाद देखेंगे हम लोग कंपोजिशन।
आरबीआई का कंपोजिशन देखिए, एक पहले तो होता है कि अफेयर ऑफ जो आरबीआई का होता है वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता है या रेगुलेट कौन करता है उसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वही रेगुलेट करते हैं आरबीआई को। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट मतलब किए जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करता है उनको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके तहत उसके प्रोविजन जिस हिसाब से है उसी हिसाब से ये जो है अपॉइंट करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी कर दे, तो उसके जो प्रोविजन है 1934 में जो एक्ट आया था आरबीआई का, उसी के प्रोविजन के हिसाब से करते हैं। तो डायरेक्टर भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे कि पहले हो गए ऑफिशियल डायरेक्टर, देन होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल जो डायरेक्टर होते हैं उनको फुल टाइम डायरेक्टर भी बोला जाता है। फुल टाइम डायरेक्टर इसमें जो है इंक्लूड होते हैं आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर, उसके बाद हो गया 5 ठो डिप्यूटी, नॉन लेस देन 5 ठो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर। उसके बाद देखेंगे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, और जो बाय द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं वो लोग कौन होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं 2 ठो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इसमें, और 10 ठो डायरेक्टर ऑफ डिफरेंट फील्ड। डिफरेंट मतलब फील्ड के, फाइनेंस से रिलेटेड 10 डायरेक्टर होते हैं डिफरेंट फील्ड के, और 2 रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और अदर्स में हो गए, ये हो गया 4 ठो डायरेक्टर, यहाँ पे 4 ठो डायरेक्टर होते हैं, और ईच डायरेक्टर बिलोंग टू 4 ठो जो हम लोगों का रीजनल बॉडी होता है आरबीआई का, उसी से और 4 डायरेक्टर रहते हैं। उसके बाद कुछ जोनल ऑफिस भी है आरबीआई का। टोटल आरबीआई का 4 ठो जोनल ऑफिस है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। न्यू दिल्ली है नॉर्थ के लिए, हम लोगों का जो नॉर्थन इंडिया है, और चेन्नई का साउथ इंडिया के लिए, कोलकाता का ईस्ट इंडिया के लिए, और मुंबई का वेस्ट के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसके अलावा 19 ठो रीजनल ऑफिस भी हैं और 11 ठो सब ऑफिस भी हैं। याद रखिएगा 19 रीजनल ऑफिस एंड आरबीआई हैज 11 सब ऑफिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो है ट्रेनिंग कॉलेज भी है आरबीआई का 2 ठो। पहला है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज जो कि चेन्नई में है, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग जो कि पुणे में है। तो टोटल हो गया 2 ठो ट्रेनिंग कॉलेज। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि आरबीआई का पावर क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, और उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था जो कि 1949 में आया था। इसके तहत जो है काफी सारा पावर दिया गया है आरबीआई को। किस चीज के लिए, सुपरविजन और कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक। हम लोगों का कमर्शियल बैंक सब जो है उसको सुपरवाइज और कंट्रोल करने के लिए ये जो दोनों एक्ट है उसके तहत आरबीआई को बहुत सारा पावर दिया गया है। किस चीज से रिलेटेड, लाइसेंसिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट। पहले ये हो गया, मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक अगर पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है या फिर कोई बैंक खुलता है तो पहले जो है आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया ब्रांच एक्सपेंशन। ब्रांच, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक का सपोज 10 ठो उसका ब्रांच है, वो 11वीं या फिर 12वां खोलना चाहता है ब्रांच, तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया लिक्विडिटी ऑफ देयर एसेट। अगर लिक्विडेशन करना है उनका एसेट का कमर्शियल बैंक को, तब पर भी जो है आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है। अगर कोई मतलब 2 या 3 बैंक का मर्जर होता है वो भी आरबीआई करवाता है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन भी जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हो गया मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ वर्किंग। तो वो लोग का मैनेजमेंट कैसे करना है और वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग, ये सब भी जो है आरबीआई उनको बताता है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। जैसे कि इसका पहला गवर्नर थे सर ऑप्शन स्मिथ। ये जब मतलब ब्रिटिश इंडिया था उस समय का बात है। तो सर ऑस्बॉर्न स्मिथ जो थे वो ब्रिटिश इंडिया में जब पहले बना था उस समय थे, लेकिन पहला इंडियन गवर्नर आरबीआई के थे सीडी देशमुख। उसके बाद पहला वुमेन डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई के हैं के जे उदेसी, और ओनली प्राइम मिनिस्टर जो कि आरबीआई के गवर्नर भी थे वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये मतलब यूपीए गवर्नमेंट का जब सरकार था, जैसे कि अभी एनडीए का है और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे पहले
प्राइम मिनिस्टर हम लोगों का मनमोहन सिंह थे और ये गवर्नर का आरबीआई भी रह चुके हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग आरबीआई का फंक्शन। देखिए आरबीआई का फंक्शन जो है काफी वास्ट है और उसका क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा है मतलब। उसके बाद तो देखेंगे हम लोग पहले मॉनेटरी अथॉरिटी। पहला इसका फंक्शन होता है मॉनेटरी अथॉरिटी वाला कौन सा फंक्शन करता है ये, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है आरबीआई। उसके बाद क्या करता है, मॉनिटरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, इम्प्लीमेंट मॉनिटर भी करता है और इम्प्लीमेंटेशन भी इसका करता है हम लोगों का मॉनेटरी जो पॉलिसी होता है। इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री, जो हम लोगों का प्राइस स्टेबल रहना चाहिए। हम लोग पहले भी प्रीएम्बल में इसका देख रहे थे कि जो है इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी को बजाय रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है वो आरबीआई का है विद इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। उसके बाद है रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई का और भी फंक्शन है एज ए रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फाइनेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आरबीआई डिटरमाइन करता है द कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। बहुत सारा पैरामीटर जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कौन डिसाइड करता है, वो आरबीआई करता है। दीज मैटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोगों का जो फंक्शन होता है कंट्री का, जितना भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम है वो आरबीआई के हिसाब से ही होता है। तो उसको वो रेगुलेट भी करता है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी करता है। मेथड कौन कौन सा मेथड, जैसे कि लाइसेंस इशूइंग, लिक्विडिटी ऑफ द एसेट, और जो हो गया बैंक मर्जर और ब्रांच एक्सपेंशन। तो ये हो गया आरबीआई का रोल एज ए रेगुलेटर और एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद जो है मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया का जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो है रिजर्व को मैनेज करना, इसका किसका ड्यूटी है, आरबीआई का है ये। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द वैल्यू ऑफ द रुपीज आउटसाइड द कंट्री। इंडिया के बाहर भी इंडियन करेंसी का जो है वैल्यू उसको बजाय रखना या फिर मेंटेन रखना, ये काम है आरबीआई का। और इट एड्स फॉरेन ट्रेड पेमेंट। क्या होता है हम लोगों का जो फॉरेन ट्रेड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा पेट्रोलियम, तो हम लोगों को जो है इंडियन रुपी में तो हम लोग उसका पैसा पेमेंट नहीं कर सकते है ना, तो हम लोग को डॉलर में करना पड़ेगा। तो वो करेंसी को मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको बोलते हैं हम लोग। तो उसको भी जो है मेंटेन कौन करता है, आरबीआई करता है। उसके बाद है इसका और एक फंक्शन है इश्यूअर ऑफ करेंसी। करेंसी इशू करना, करेंसी मतलब हम लोग जो है पेपर करेंसी, हाँ जो हम लोगों का नोट होता है 2000 का, 500 का या 100 रुपीज जो होता है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है तो प्रोवाइडिंग द पब्लिक विद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट एंड कॉइन। हम लोगों का कॉइन या फिर करेंसी जो पेपर करेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सब भी सफिशिएंटली सप्लाई होना चाहिए मार्केट को। इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो आरबीआई को होता है। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट और कॉइन विल बी टेकन केयर ऑफ द बाय द आरबीआई। और करेंसी का जो है जो क्वालिटी, क्या क्वालिटी होना चाहिए, कॉइन का क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई को, वो आरबीआई डिसाइड करता है। उसके बाद आरबीआई और भी एक इसका चार्ज है कि इशूइंग एक्सचेंजिंग द करेंसी एंड द कॉइन, एक्सचेंज करना या फिर इशू करना, ये भी जो है ये आरबीआई का काम है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी एंड कॉइन, मतलब जो कॉइन और यूज नहीं हो सकता है, जैसे कि कुछ कुछ नोट बहुत ज्यादा फटा हुआ रहता है या ऐसा कॉइन होता है जिसको कि और यूज किया नहीं जा सकता है, उसको डिस्ट्रक्शन, उसका डिस्ट्रक्शन भी होना जरूरी है। तो वो डिस्ट्रक्शन भी जो है वो आरबीआई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकर टू बैंक। हम लोगों का जितना भी बैंक है उनको ये बैंकर है। कैसे, द सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, जो सेटलमेंट किया जाएगा इंटर बैंक मतलब एक बैंक है और एक बैंक, इनके बीच जो ट्रांजेक्शन होगा इसका सेटलमेंट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और द एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस ऑफ अकाउंटेंट, मतलब ये आरबीआई एक ही है, मतलब और कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि ये सेटलमेंट कर सके। तो बैंक्स का जो है स्टैंडर्ड बैंक इसीलिए आरबीआई को
बोला जाता है। और इसका कुछ कुछ डेवलपमेंटल रोल भी है, जैसे कि आरबीआई सपोर्ट करता है इनहांस द कंट्रीज डेवलपमेंट, जितना भी हम लोगों का डेवलपमेंटल एफर्ट चल रहा है उसके लिए भी आरबीआई मॉनेटरीली सपोर्ट करता है। उसके बाद देखिए ये जो डेवलपमेंटल सपोर्ट है ये मॉनेटरी के हिसाब से भी कर सकता है और या फिर डायरेक्टली भी कर सकता है और इनडायरेक्टली, मॉनेटरी ना होकर दूसरा भी हो सकता है। जैसे कि अगर देश में हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, मेंटेन रहे, तो भी जो है इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा, तो इनडायरेक्टली भी आरबीआई उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकर एंड डेट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर भी है, ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है, और डेट मैनेजमेंट जितना भी हम लोगों का डेट है उसका मैनेजर भी है आरबीआई। The charge of all the banking transaction of the government of India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है उसका चार्ज आरबीआई को दिया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर रेस्पॉन्सिबल होल्डिंग कैश, मतलब कैश होल्ड करता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जैसे कि घर में हम लोग कुछ कैश रख लेते हैं, अलमारी में रख लेते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उनके पास सब रहता है, जितना भी कैश रहता है, वैसे ही गवर्नमेंट का जो जितना भी कैश होल्डिंग करना है वो आरबीआई करता है। और आरबीआई मैनेज भी करता है पब्लिक डेट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट्स एंड ऑफर न्यू लोन्स। ये भी है, ये आरबीआई का काम है टू मैनेज द पब्लिक डेट इन द बिहेवियर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके बिहाफ पे पब्लिक जो डेट है उसको भी मैनेज करता है, जैसे इशू करना या खरीदना या फिर बेचना, ये सब काम आरबीआई का होता है। और नया लोन देना ये भी है आरबीआई का काम होता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये बैंकर है गवर्नमेंट का भी और डेट मैनेजर भी है। उसके बाद नेक्स्ट है ओवरसी मार्केट ऑपरेशन। एक जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, आप लोग अगर नहीं सुने हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। वो भी जो है वो आरबीआई करता है, जैसे कि रेगुलेट करता है और डेवलप करता है रिपो मार्केट, मनी मार्केट एंड अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद इंप्लीमेंट करता है मनी मार्केट का ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका जो है सेल होता है, बाई होता है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आरबीआई लेता है। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब सारा बैंक को लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है वो मदद करता है। मतलब कहीं से भी अगर मदद ना मिले तो लास्ट रिसोर्ट, मतलब आखिर में फाइनेंशियल क्राइसिस कोई भी बैंक को आता है, कमर्शियल बैंक ले लीजिए आप, तो आरबीआई हमेशा उसको हेल्प करता है। उसके बाद ऐसा बहुत सारा एक्ट है जो कि आरबीआई उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, जैसे कि पहले तो हो गया फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011, उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट रेगुलेशन सेटलमेंट सिस्टम 2007, उसके बाद हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2007 का है ये, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन 2005, उसके बाद हो गया सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसका चैप्टर 2। उसके बाद हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 में आया था, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके बाद पब्लिक डेट 1944 या गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट जो आया था 2006, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ये सारा जितना भी एक्ट है वो आरबीआई के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और कुछ जो है रिपोर्ट है जो कि आरबीआई इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पब्लिकेशन होता है आरबीआई के द्वारा। पहला तो हो गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसके बाद हो गया मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, उसके बाद हो गया रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। ये जो तीनों है रिपोर्ट ये आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। देखिए आरबीआई जो है और भी बहुत सारा इसका हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो है इंडिया का इसका काफी ज्यादा रोल रहा है। और काफी जितना भी डेवलपमेंट वर्क होता है या फिर ग्रोथ हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट एफर्ट लगाता है उसको भी वो काफी सपोर्ट करता है। आरबीआई के लिए ही जो है हम लोगों का इन्फ्लेशन वो मेंटेन होकर रहता है और प्राइस स्टेबल होकर रहता है, और आम आदमी को काफी इससे जो है राहत मिलती है, बेनिफिट्स मिलती है। और अगर
कोई भी अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के निर्धारित इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो लोग मतलब कुछ क्राइटेरिया है जिससे बाहर वो लोग जाके काम नहीं कर सकते हैं। तो बेनिफिट के लिए लोगों का आरबीआई बहुत सारा ऐसा रूल और रेगुलेशन लाता है कॉमर्शियल बैंक के लिए, ताकि जो आम आदमी है उनको बहुत सारा बेनिफिट्स पहुंच पाए। तो ये टोटल एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन था हम लोगों का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सेंट्रल बैंक भी है हम लोगों का इंडिया का। ये था आज का टोटल डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।